हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो आज की वीडियो हम शुरू करेंगे क्लास 10 का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, जिसके अंदर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। असल में रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, इन दोनों में कंफ्यूजन रहते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है। इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। हम बात करेंगे मिरर्स, लेंस के बारे में। ठीक है, मिरर के रे डायग्राम, लेंस के रे डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, इन सबको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बाकी जो सब थ्योरेटिकल पोर्शन है, सारी चीजें हम अच्छी तरीके से यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आपका चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए पहले हम बात करते हैं अभी लाइट के बारे में। जो लाइट है, लाइट का मतलब क्या होता है। जो लाइट है ना, वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है लाइट? लाइट है एक सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी जो एनर्जी है, ये किस चीज में मदद करती है? ये एनर्जी जो है वो मदद कर रही है चीजों को देखने में। अगर लाइट नहीं होती तो ना तो मैं ये बोर्ड देख पाता, ना आप मुझे देख पाते। ठीक है, तो ये सब किसके कारण पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है लाइट के कारण। ठीक है, किस तरीके से? वो दो फिनोमेना के ऊपर वर्क करता है। जो लाइट है, जो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वो दो फिनोमेना के ऊपर वर्क करता है। कौन कौन सा? रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। अब दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? अब ये तो आप सब जानते होंगे, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बहुत बढ़िया। देखिए क्या होता है रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसके ऊपर से जब लाइट क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रही है, यानी कि टप्पा खा के दोबारा उछल रही है, उसको क्या बोलते हैं? हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है, इसके बारे में बात करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिसके अंदर ये जो नीचे वाला पोर्शन है पॉलिश, ये जो नीचे वाला सरफेस में बना रहा हूं, यह है पॉलिश्ड सरफेस। और जो ऊपर वाला सरफेस है, ये वाला, ये है रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है, यानी कि इस पर कोई भी रे आएगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, ये है पॉलिश्ड सरफेस और ये है रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए यहां पे मेरे पास टॉर्च है। ठीक है, जैसे ही बनाया वैसे देख लीजिए, यहाँ पे टॉर्च है जो कि यहाँ पे लाइट को फेंक रहा है। ठीक है, अब लाइट आएगी इस टॉर्च की तरफ से, लाइट आई ऐसे, यहां पे टकराई। देखिए लाइट ऐसे आई और यहां पे सरफेस पे टकराई और यहां से उछल करके इस तरफ भाग गई। देखिए लाइट आ रही है इस तरफ ऐसे, ठीक है, और भाग रही है इस तरफ ये। ठीक है, तो यहां पे देखिए अब आप, जो लाइट टॉर्च की तरफ से आती है, जो लाइट किसी टॉर्च की तरफ से आ रही है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हम इसको? इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, और जो लाइट टकरा करके टप्पा खा के दोबारा पीछे भाग रही है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक परपेंडिकुलर आता है, उसको बोलते हैं हम क्या चीज? नॉर्मल। ये जो आपका इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच में आप एक परपेंडिकुलर आता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। और ये जो नॉर्मल है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। जो नॉर्मल रे है ना, ये जो नॉर्मल आ रही है,
यानी जो परपेंडिकुलर हम खींच रहे हैं वो एक इमेजिनरी लाइन है। यानी कि हमने क्या किया, मान लीजिए टॉर्च लिया और बोर्ड के ऊपर फेंका, तो यहां से रे आएगी, टकरा के इस तरफ से भाग जाएगी, तो इन दोनों रे के बीच में मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा जिसको क्या बोलूंगा मैं, नॉर्मल। ठीक है, यहां तक समझ आया? बहुत बढ़िया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है जिसको बोलते हैं हम एंगल आई। क्या बोलते हैं? एंगल आई बोलते हैं। इस एंगल आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है एंगल आई का मतलब? एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि किस एंगल पर जो इंसिडेंट रे है वो टकराई है उसको बोलते हैं एंगल आई। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनता है जिसको बोलते हैं हम एंगल आर। क्या बोलते हैं? एंगल आर बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इस पूरी प्रक्रिया को? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको पूरा प्रक्रिया था रिफ्लेक्शन का। समझ आया आपको? बहुत बढ़िया, नोट करिए इसको। कर लिया? ठीक है, तो अब देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो आपका प्रोसेस है रिफ्लेक्शन का, ये किस जो है ना रिफ्लेक्शन, वो लॉस के ऊपर वर्क करता है। जो रिफ्लेक्शन है किसके ऊपर वर्क करता है? लॉस के ऊपर। टोटल 2 लॉ है जिसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ाई करनी है। तो देखिए, इसको नोट कर लिया आपने, रब कर दूं। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा मैं यहाँ पे? मैं बात करूंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। अब देखिए, जो हमने पूरा प्रोसेस देखा रिफ्लेक्शन का, वो वर्क करता है टोटल 2 लॉ के ऊपर। कौन कौन से लॉज हैं? तो देखिए, पहला लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie on the same plane। क्या कह रहा है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यानी कि चाहे मैं बात करूं इंसिडेंट रे की, चाहे बात करूं मैं नॉर्मल की, चाहे बात करूं रिफ्लेक्टेड रे की, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर क्या करती है? मीट करती हैं। कुछ इस प्रकार है। देखिए, यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं दोबारा समय। यहां पर क्या हो गया? सरफेस हो गया। यहां से ऐसे इंसिडेंट रे आएगी, इस पे टकरा करके यहां से भाग जाएगी, और इनके बीच में यहां पे एक नॉर्मल बन गया। ठीक है, तो अब देखिए, इंसिडेंट रे ये रही, रिफ्लेक्टेड ये रे रही, नॉर्मल ये रही, ये तीनों की तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं। और ये आपको क्या कहता है? पहला लॉ, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सारी की सारी एक ही पाथ के ऊपर एक ही पॉइंट पे क्या करेंगी? मीट करती हैं। इसको ये बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, समझ आता है? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ हमें बोलता है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। क्या बोल रहा है हमें दूसरा लॉ? एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर, यानी कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल। यानी कि अगर एक रे ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर कैसे भाग रही है, ठीक है, अगर ये जो इंसिडेंट रे है ये 45 डिग्री के एंगल पे आ रही है, इंसिडेंट रे 45 डिग्री एंगल पे आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो है 45 डिग्री के एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगी। समझे? अगर ये जो है 50 डिग्री के एंगल पे आ रही है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट होकर के भी 50 डिग्री के एंगल पे ही वापस जाएगी। ठीक है, तो ये बोलते हैं सेकंड लॉ। समझ आया? बहुत बढ़िया, नोट करिए इसको। तो देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्फेरिकल मिरर के बारे में। एक और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिरर। अब देखिए, जो मिरर है जो इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो है टोटल 2 टाइप के मिरर। हम इस चैप्टर में
दो टाइप के मिरर को पढ़ेंगे। कौन कौन से मिरर होते हैं? एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कौन कौन से मिरर होते हैं? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें कंफ्यूजन रहती है कि कॉनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है। तो देखिए, कॉनकेव की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है केव। केव का मतलब क्या होता है? गुफा। यानी कि एक ऐसा मिरर जिसका गुफा का जो गेट है वो क्या रहेगा? खुला हुआ रहेगा, उसको बोलता है कॉनकेव मिरर। कुछ इस प्रकार देखिए, ये हो गया गुफा का गेट, ये खुला हुआ है, यानी कि जो पॉलिश साइड होगी वो होगी ये वाली साइड होगी इसकी पॉलिश। देखिए अंदर जो है वो खुला हुआ है, यानी कि केव जो है, इसकी जो गुफा है वो खुली हुई है। तो ये कौन सा हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है। और कॉन्वेक्स जस्ट इसका अपोजिट। इसमें इनर साइड क्या रहेगी? पॉलिश रहेगी। आई होप कि आपको समझ आया होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बीच में डिफरेंस। ठीक है। जो कॉनकेव मिरर होता है ना, ये क्या होता है? ये होता है कन्वर्जिंग मिरर। क्या होता है? ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, यानी कि जितनी भी रेज होंगी, जो भी रेज आ रही हैं, सबको ये कन्वर्स कर देता है। सबको ये क्या कर देता है? कन्वर्स कर देता है। यानी कि जैसे मान लीजिए, रेज जो है आपकी दो तरीके से होती है। एक तो डाइवर्स हो जाती है, लेकिन फैल जाती है एक तो इस तरीके से, और एक कन्वर्स हो जाती है, यानी कि कुछ ऐसे आएंगे तो इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्स हो जाती हैं। तो जो कॉनकेव मिरर है वो क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। बात करते हैं हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर होता है ये? डाइवर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, समझ गए? नोट करिए इसको। ठीक है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे स्फेरिकल मिरर की। तो ये जो स्फेरिकल मिरर है असल में क्या चीज है? अब देखिए, स्फेरिकल मिरर की बात करें तो जो स्फेरिकल मिरर है ना, असल में बहुत बड़ा गोला है। ठीक है, बहुत बड़ा गोला है। ठीक है, जिसका हमें नहीं पता कि डायमीटर क्या है। ठीक है, हम इसके बारे में नहीं जानते कुछ, पर हम इतना जानते हैं कि क्या है, एक बहुत बड़ा गोला है ये, कुछ इस प्रकार से। ठीक है जी, हमारे पास इस तरीके से गोला है। ठीक, अब देखिए, ये बहुत बड़े गोले के अंदर अगर मैं दो हिस्सा काट लूं, एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, तो अब देखिए, इस वाले हिस्से के, ये तो ये वाला हिस्सा है, इसकी मैं कर दूं इनर साइड को पॉलिश, और ये वाला हिस्सा है, इसकी मैं कर दूं आउटर साइड को पॉलिश। अब देखिए, अगर मैं इस वाले हिस्से को देखूं, सिर्फ ये वाला जिसमें मैंने पॉलिश करी हुई है इस साइड को, उस हिस्से को देखूं तो ये कुछ ऐसा नहीं बन गया? कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर। और अगर मैं इस वाले हिस्से को देखूं जहां पे पॉलिश करी हुई है, तो ये कुछ ऐसा बन गया। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से स्फेरिकल मिरर है, जिसके अंदर से हमने दो हिस्से काट लिए, और एक के अंदर हमने इनर साइड पॉलिश कर दी, एक की हमने आउटर साइड पॉलिश कर दी। तो हमारे पास दो मिरर बन के आ जाते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, समझ आया? बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब आपका जो बहुत बड़ा गोला है, इसका कुछ ना कुछ तो यहाँ पे क्या होगा? रेडियस होगा। अगर एक सर्कल है तो इसका कुछ ना कुछ तो क्या होगा? रेडियस। तो हमने मान लिया ये जो है, ये हिस्सा, ये हो गया इसका रेडियस, और ये पूरा है, इसको बोलते हैं कर्वेचर। क्या बोलते हैं इस पूरे को? इस पूरे को बोलते हैं कर्वेचर बोलते हैं। जो बहुत बड़ा गोला है इसको बोलते हैं कर्वेचर। तो ये क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से इसको क्या करते हैं? डिनोट। क्या हो गया? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए, इस पॉइंट को मैं मान लो ए, इस पॉइंट को मान लो बी। ठीक है, ऐसे ही इस पॉइंट को मान लो ए डैश, इस पॉइंट को मान लो बी डैश। तो ए से बी तक की दूरी, ए डैश से बी डैश तक की दूरी, इसको बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं इसको? एपर्चर बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? एपर्चर बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये जो एपर्चर है, इसका सेंटर पॉइंट होता है ये वाला,
इस एपर्चर का जो सेंटर पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। अगर मैं पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर तक एक लाइन खींचूं, पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर तक एक सीधी लाइन खींचूं, तो उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे ही ये होगा, ये हो गया पोल, और ये भी होगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत? ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा। यहां पे इसका क्या होगा? सेंटर पॉइंट। तो इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो मिरर्स होते हैं, अब देखिए जो मिरर्स होते हैं उसके अंदर जब मैं क्या करूं, मान लीजिए मेरे पास ये मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर मैंने एक रे फेंकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस ये है। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर मैंने एक रे फेंकी तो ये टकरा करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अगर मैंने पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे फेंकी तो वो टकरा करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद जहां पे जिस पॉइंट में मीट कर रही हैं इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। यानी कि व्हेन, नहीं, द पॉइंट वेयर ऑल द रे met after reflection known as focus। क्या बोल रहा है ये? एक ऐसा पॉइंट जहां पे जितनी भी रेज हैं वो मीट करती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो ऐसे ही ये आपको कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है ये। ठीक है, यहां पे एक रे आएगी इस तरीके से, एक कॉन्वेक्स मिरर है। यहां पे एक रे आएगी ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी कुछ इस प्रकार। एक रे आएगी ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज हो जाएगी, तो ये रे यहां पे इस जगह पे आके मीट करेगी, तो ये क्या होगा? फोकस पॉइंट। तो ऐसे यहां पे क्या हो गया इसका? ये हो गया इसका फोकस। कैपिटल से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत क्या? नहीं। अब देखिए पोल से फोकस तक की जो दूरी होती है, पोल से फोकस तक की जो दूरी होती है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं स्मॉल एफ। क्या बोलते हैं? स्मॉल एफ। और स्मॉल एफ का मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ। पोल से फोकस तक की दूरी को बोला जाता है फोकल लेंथ। डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, फोकस को डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। ठीक है, समझ आया क्या इतना हिस्सा? आया तो नोट करिए जल्दी इसको। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। यानी कि अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? इमेज फॉर्मेशन करके देखेंगे। और यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन का हम बात करेंगे पहले कॉनकेव मिरर की। ठीक है, यानी कि कुछ रूल्स हैं जो कि कॉनकेव मिरर में यूज करेंगे, कुछ रूल्स हैं जो कि कॉन्वेक्स मिरर में यूज करेंगे। दोनों के दोनों सेम है, तो मैं कॉनकेव का यहाँ पे बना के दिखाऊंगा, कॉन्वेक्स का आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर के रूल्स की। तो पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि when a ray of light parallel to principal axis, parallel to principal axis it always pass through
फोकस। अगर एक रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहां से पास होएगी? फोकस से पास होएगी। ठीक है, तो देखिए एक सेकेंड, कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है। ये हो गया आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए ये हो गया आपका फोकस पॉइंट। अगर एक रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहां से पास होएगी? फोकस से। अगर एक रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास होएगी वो? फोकस से। तो यहां पे इस पॉइंट पे आकर के दोनों इमेज क्या कर रहे हैं? मीट कर रही हैं। एक रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास हो रही है? फोकस से। एक रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास हो रही है? फोकस से। ठीक है, तो ये है आपका इमेज फॉर्मेशन का पहला लॉ। पहला रूल है कि अगर एक रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहां से पास होएगी? फोकस से। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट करिए इसको। कर लिया? ठीक है। अब देखिए जो सेकंड लॉ है सेम टू सेम है, बस का अपोजिट है। सेकंड लॉ क्या कह रहा है हमें? देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहां से पास होगी? फोकस से। अब सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ में कहता है कि अगर एक रे, एक सेकंड, देखिए सेकंड लॉ में क्या कह रहा है? सेकंड लॉ में कहता है व्हेन अ रे pass through focus, when a ray pass through focus, एक सेकेंड रुकिए, pass through focus, it always parallel to principal axis. सेकंड रूल हमें क्या कहता है कि अगर एक रे पास हो रही है फोकस से तो वो किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। किस प्रकार? देखिए कुछ ऐसा कह रहा है सेकंड लॉ। रे डायग्राम सेम बनेगा, रे डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, रे डायग्राम तो सेम रहेगा। यहाँ पे ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अगर एक रे पास हो रही है कहां से? फोकस से, तो वो पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। एक रे अगर पास हो रही है कहां से? फोकस से, तो वो पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। एक रे पास हो रही है फोकस से तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। एक रे पास हो रही है फोकस से तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये बोलता है आपको सेकंड लॉ। ठीक है, समझ आया? करिए नोट। कर लिया? ठीक है। देखिए अब बात करते हैं तीसरे लॉ की। तीसरा लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है हमें? देखिए तीसरा लॉ में बोलता है इफ a ray pass through center of curvature, it reflect back from same path. अगर एक रे पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस प्रकार। कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अगर एक रे सेंटर से पास हो रही है इस प्रकार, एक रे सेंटर से पास हो रही है तो वो सेंटर से ही वापस हो जाएगी, इसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि अगर एक रे ऐसे आ रही है सेंटर से, या आपका सेंटर पॉइंट है ऐसे आ रही है तो वह ऐसे ही वापस चली जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? ये है आपका तीसरा लॉ। समझ आया? बहुत बढ़िया, करिए नोट। कर लिया? ठीक है जी। बात करते हैं लास्ट लॉ की।
लास्ट लॉ क्या कहता है हमें, फाइनल रूल, इमेज फॉर्मेशन का फाइनल रूल क्या कहता है हमें, फाइनल रूल हमें कहता है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। एंगल I किसके इक्वल होगा, एंगल R के। क्या मतलब इसका, इसका मतलब देखिए, अगर एक रे पोल पे टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि जो एंगल I होगा वो एंगल R के इक्वल हो जाएगा। ये होगी आपकी नॉर्मल रे। ये बोलता आपको चौथा लॉ, समझ आया। अगर एक रे ऐसे आ रही है तो वो ऐसे वापस निकल जाएगी, तो एक रे पोल से टकराती है तो पोल से रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ जाएगी, और यहाँ पे एंगल I किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल R के। ये बोलता है आपको फोर्थ एंड फाइनल रूल। ये है कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन के रूल, नोट करिए इसको। किया, तो ये था आपका इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल। अब आपको इन्हीं रूल का इस्तेमाल करना है किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये आपका क्या होने वाला है, होमवर्क होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से करिएगा। कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या है, होमवर्क, ठीक है। सेम टू सेम रूल होने वाले हैं इसके अंदर, और सेम टू सेम इमेज फॉर्मेशन बनेगी। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको जो मिरर लेना है ये वाला लेना है, रे आपकी ऐसी आएंगी और ऐसे बाहर निकल जाएंगी, तो आपको इस तरफ से आपको रे बना देनी है, ठीक है। तो ये आपका क्या चीज, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ये था आपका कॉनकेव मिरर के लिए। कर लिया नोट आपने, ठीक है जी। तो अब देखिए, अब हम इन्हीं रूल का इस्तेमाल करते हुए क्या बनाने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं। इन्हीं रूल का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, रे डायग्राम, रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर। रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए क्या करने वाले हैं, रे डायग्राम। तो देखिए पहला केस क्या ले रहे हैं हम, पहला केस ले रहे हैं कि इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। अगर एक हमने क्या किया है, एक आपने जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे लिया, इन्फिनिटी पे आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है, तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट। एक रे यहां पे इंफिनिटी पे है, यानी कि एक रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास हो जाएगी। एक रे आएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास हो जाएगी। तो जो आपकी इमेज बनेगी इस पॉइंट पे बनेगी। तो इमेज कहां बन रही है, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। कैसी है, पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज है। कैसी होगी, रियल इमेज होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, उल्टी का मतलब क्या प्रकार, अगर आपने जो ऑब्जेक्ट है आपने मार्कर ऐसे रखा है तो आपको जो इमेज दिखेगी वो आपको ऐसे दिखाई देगी। इसको बोलते हैं रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। कोई दिक्कत, तो ये आपका इमेज फॉर्म कहां बनेगी, फोकस पे। कैसी होगी, पॉइंट साइज होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तो ये आपका पहला लॉ, मार्केट पहला रे डायग्राम किया नोट, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड रे डायग्राम की। अब क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर, हमने इसके अंदर ऑब्जेक्ट को आगे लाते रहेंगे, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे करके आगे लाते रहेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे इंफिनिटी पे लिया था, अब लेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस एट बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर के पीछे रख रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को। ये आपका मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। अब आपने ऑब्जेक्ट कहां रखा है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे रखा है यहां पे, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू
focus, और a ray pass through focus, it became parallel to principal axis, तो इमेज उल्टी बन जाएगी। इमेज कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। तो यहां पे देखिए जो इमेज है कहां बन रही है? इमेज बन रही है सेंटर और फोकस के बीच में। इमेज फॉर्म्ड बिटवीन C एंड F, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी क्या चीज? इमेज। कैसी होगी? स्मॉल इन साइज होगी। अब देखिए यहां पर मैं बना रहा हूं रफली डायग्राम, ठीक है, इसलिए आपको यहां पे थोड़ा सा रे डायग्राम इधर उधर होते हुए दिखाई देंगे, पर जब आप स्केल की मदद से यहाँ पे यूज करेंगे तो आपका रे डायग्राम काफी सही बनने वाला है, ठीक है। अभी मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं इसलिए आपको थोड़ा सा उल्टा सीधा दिखाई देने वाला है, पर जो इमेज होगी कैसी होगी? स्मॉल साइज की होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ये आपका सेकंड रे डायग्राम, नोट करिए इसको। कर लिया? ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे अभी पहले रखा था इंफिनिटी पे, अब थोड़ा आगे लाए, अब रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखने वाले हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, यह फोकस। अगर एक रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो सेंटर से पास होएगी, एक रे अगर पैरेलल पास हुई है सेंटर से तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इमेज आपको यहां पे बनती हुई दिखाएगी, सेंटर पे बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो जो आपकी इमेज है कहां बन रही है? इमेज फॉर्म्ड एट सी। देखिए अगर ऑब्जेक्ट हमने सी पे रखा है तो जो इमेज है वो भी कहां बनेगी? सी पे ही बनेगी, ठीक है। कैसी होगी? सेम साइज की होगी, यानी कि आपके जो साइज है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट इतना बड़ा लिया है तो इसकी इमेज भी इतनी बड़ी दिखाई देगी, बस उल्टी, ठीक है। कैसी होगी इमेज? रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। नोट करिए इसको। कर लिया? अब देखिए, अभी हमने रखा था पहले इंफिनिटी में, फिर लाए बियॉन्ड सी, फिर लाए सी, अब रखेंगे सी और एफ के बीच में। अब रखेंगे कहां पे? सी और एफ के बीच में। प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो क्या होगा? मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर, फोकस। यहां पे रखा आपने ऑब्जेक्ट, ठीक है। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू फोकस, पास थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां बन रही है इमेज? सी के पीछे। इमेज कहां बन रही है? सी के पीछे। अच्छा आपने एक चीज नोटिस करिए, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे लाते जा रहे हैं इमेज पीछे बनती जा रही है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है इमेज का साइज छोटा हो रहा है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है तो इमेज का साइज बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप वहां पे नोट करिए। पहले जब हमने कहा कहां पे? इंफिनिटी पे, तो इमेज से पॉइंट साइज, बिंदु सी, कुचुक सी थी, ठीक है। थोड़ा आगे है तो इमेज थोड़ी बड़ी हो गई, सेंटर पे है तो इमेज सेम साइज की हो गई, अब फोकस पे है तो इमेज और बड़ी हो गई है, इमेज यहां पे और बड़ी हो चुकी है, ठीक। तो यहां पे क्या हो रहा है? इमेज कहां बन रही है? इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके पीछे बन रही है इमेज, ठीक है। कैसी होगी? लार्ज इन साइज होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। करिए नोट। कर लिया? ठीक है। अब देखिए, अभी हमने यहां पे बात करी थी कहां पे रखी? सेंटर और फोकस के बीच में। अब बात करेंगे फोकस के ऊपर अगर हमने इमेज रखी है तो क्या होगा। अब बात करेंगे हमने इमेज कहां रखी है, हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट
प्लेस्ड एट सी, प्लेस्ड एट एफ। हमने फोकस पे यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट इस प्रकार, ये आपका मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर, फोकस, ठीक है। यहां पर आपने रखा है ऑब्जेक्ट। अच्छा आप ये बताइए, मैं इसको कैसे रखूं? चलिए यहां पे कुछ नहीं, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, ऐसे। अच्छा क्या ऐसे रे फोकस से पास हो पाएगी? नहीं, तो यहां पे क्या करेंगे हम, एक रे यहां पे सेंटर से आएगी तो सेंटर से ही पास हो जाएगी, ऐसे आएगी तो वो ऐसे ही पास हो जाएगी, यही होगा इसके अंदर। देखिए एक रे यहाँ पे क्या हुई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, यहाँ पे एक रे सेंटर से आएगी तो सेंटर से ही पास हो जाएगी। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है इंफिनिटी पे। इमेज यहाँ पे कहीं पे बन रही है? नहीं, इमेज बन रही है एट इनफाइनाइट, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अच्छा समझ आया क्या कहा मैंने? मैंने कहा देखिए पहले क्या कह रहा है कि एक रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पास हो जाएगी फोकस के। क्या यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ कि एक रे पास हो रही है फोकस से तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के? नहीं, तो यहाँ पे क्या करूंगा, एक रे सेंटर से आ रही है तो सेंटर से ही वापस चली जाएगी, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। कैसी होगी, एनलार्ज होगी, यानी कि बहुत बड़ी होगी, ठीक है। और क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। नोट करिए इसको, कर लिया, बहुत बढ़िया। अब देखिए हमने रखा पे फोकस पे। अब यहाँ पे लास्ट केस है कि अगर हमने फोकस और पोल के बीच में रख दिया अगर ऑब्जेक्ट हो तो क्या होगा, फोकस और पोल के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया तो क्या होगा। लास्ट केस है ये वाला, बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे फोकस, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर का काम नहीं है, सेंटर में यहाँ पे नहीं ले रहा हूं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सेंटर और माफ करिए पोल और फोकस के बीच में मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा। तो अब आप हमें बताइए, अगर मैं एक रेखा से फेंकू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या वो ऐसे फोकस से पास हो पाएगी? बताइए, एक रेखा से फेंकूं तो क्या फोकस से पास हो पाएगी? बीच में तो आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बीच में तो आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पे मैं सेंटर ले लेता हूं इस पॉइंट पे, यहां पे मैंने लिया फोकस। तो अब देखिए यहां पे मैंने रखा है ऑब्जेक्ट ऐसे, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, एक रे अगर पास हो रही है कहां से, फोकस से, एक सेकेंड, एक रे अगर पास हो रही है फोकस से तो क्या हो जाएगा, माफ करिए एक सेकंड रुकिए, मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर, यहां आपका ऑब्जेक्ट है। हमने क्या किया, एक रे को फेंका पैरेलल टू सेंटर से फेंका, हमने एक ऑब्जेक्ट को हमने रे को कैसे फेंका, सेंटर से, तो सेंटर से पास हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे देखिए दूसरा केस ऐसे तो बनेगा नहीं कि आप यहां से लाएं और यहां से आप पास कर दें, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, क्योंकि बीच में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहां पे हम यूज करेंगे अपना चौथा नियम, जो कि है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब आप ये देखिए, जो रे हैं वो यहां से आपकी दूर जाती जा रही है, यानी कि रेस यहां से डाइवर्स हो रही हैं। यहां पे आप देख सकते हैं जो रेस है यहाँ पे दूर जा रही है एक दूसरे से। तो हमें ऐसा क्या लगेगा, जो इमेज है यहाँ कहीं दूर जाकर के मिल रही होंगी, ऐसे कहीं दूर जाकर के मिल रही होंगी इस पॉइंट पे, यहां पे। तो इमेज कहां बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। हमें ऐसा लगेगा जो इमेज बन रही है कहां बन रही है, इमेज के पीछे। तो इमेज कहां बनेगी, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड मिरर, बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे बनेगी क्या चीज, इमेज। और कैसी होगी, वर्चुअल होगी,
और इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। और साइज में कैसी होगी, बहुत बड़ी। साइज में कैसी होगी, बहुत ज्यादा बड़ी। यानी कि अभी तक आपको क्या हो रहा था, आपने मार्कर ऐसे रखा था तो इमेज आपको ऐसे दिखाई दे रही थी, पर इस बार क्या है, आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है तो मिरर के पीछे आपको जो इमेज है वो भी ऐसे ही दिखाई देगी। इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है और आपको इमेज भी सीधी दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। पर अगर आपने ऑब्जेक्ट सीधे रखा है, इमेज आपको उल्टी दिखाई दे रही है, तो इसको बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, तो कॉनकेव के केस में आपको कैसी आपको कैसी इमेज दिखाई देने को मिलती है, दोनों, रियल भी और वर्चुअल भी। रियल आपको 5 दिखती है और वर्चुअल आपको 1 दिखती है। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट करिए इसको। कर लिया, बहुत बढ़िया। अब यहां पे कर दो अब, ठीक है। इसके साथ साथ हम अपने लास्ट टॉपिक कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे लास्ट टॉपिक कर लेते हैं हम। यहां पे बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के भी रे डायग्राम की, उसके बाद अपनी वीडियो को कर देंगे ओवर। बात करते हैं रे डायग्राम के, किसके, कॉन्वेक्स मिरर की। इसमें खाली 2 ही केस लेंगे हम। कॉन्वेक्स मिरर में हम सिर्फ 2 केस लेके चलते हैं। कौन कौन सा, पहले हो गया आपका क्या चीज, कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहां पे हो गया आपका सेंटर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो जो पॉलिश साइड होती है उस तरफ आपका क्या होगा, सेंटर हो गया। ठीक है, एक रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, एक सेकंड थोड़ा नीचे बनाते हैं। एक रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वैसे डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है, तो आपको लगेगा जो इमेज है वो कहीं यहां बन रही है। एक रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, डाइवर्ज हो जाएगी, इमेज यहां पे आके बनेगी। कहां मीट कर रही है, सेंटर पॉइंट पे। इसको क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। तो अगर एक रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के पास, कहां से हो जाएगी, फोकस से। ठीक है, कोई दिक्कत, करिए नोट, किया। देखिए दूसरा केस यहां पे बना देते हैं, दूसरा केस यहां पे बना देते हैं। अगर एक रे, मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट कहां रखा है, आपने ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया कहीं पे। ठीक है, तो क्या होगा, अगर एक रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के कहां से पास हो जाएगी, फोकस से, कुछ इस प्रकार, ये होगा सेंटर पॉइंट। अगर आपने सेंटर से रे भेजी तो सेंटर से पास हो जाएगी। अगर आपने एक रे सेंटर से भेजी है तो सेंटर से पास हो जाएगी। तो इमेज कहां बन रही है, इस पॉइंट पे, यहां पर। तो इमेज यहां पे कैसी होगी, छोटी होगी, स्मॉल साइज की होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। यहां पे भी कैसी होगी इमेज, कहां बन रही है, फोकस पे बन रही है, कैसी होगी, स्मॉल साइज, पॉइंट साइज होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए 2 केसेस, 2 ही केस लेके चलते हैं। और कोई यहां पे दिक्कत आपको, तो ये था हमारा पहला पार्ट जिसके अंदर हमने बात करी मिरर के बारे में, रिफ्लेक्शन टॉपिक हमने किया है। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे लेंसेज के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन का टॉपिक। ठीक है, अगली वीडियो में रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक पूरा खत्म कर देंगे, हमारा जो चैप्टर है वो पूरा ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो उसको दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे वो भी अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। तो मिलता है आपको अगली वीडियो में रिफ्लेक्शन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।